नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। मैं पवन मेघवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की विज्ञान की जो बुक है उसका सेकंड लेसन मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पिछले वीडियो के अंदर हमने विज्ञान का जो फर्स्ट लेसन है कक्षा 10 का उसको पूरा कर लिया है, और आज अपने सेकंड लेसन जो है हमारा मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम उसको शुरू करने जा रही हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ह्यूमन सिस्टम या मानव तंत्र कहते किसे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक सजीव है उसके शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मानव शरीर हो चाहे कोई भी सजीव हो, उस सजीव की जो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे अपने कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? उसे अपने कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं उसे? उसे अपने कहते हैं कोशिका। और इन कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका या सेल, ये जो सेल होती है, कोशिका होती है, ये हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक और जननात्मक रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होती है ये भी यही होती है। ठीक है, तो कोशिका संरचनात्मक इकाई होती है और कई सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक, टिश्यू जिसको अपने कहते हैं टिश्यू, उत्तक। ठीक है, एक मिनट। उत्तक का निर्माण करती हैं जिसे अपने कहते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। उत्तक कहते किसे हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से समान हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से क्या हो? समान हो, यानी कि जिनके कार्य समान हो और जिनकी उत्पत्ति समान हो। कोशिकाओं के ऐसे समूह को अपने क्या कहते हैं? ऐसे समूह को अपने कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, या इंग्लिश में इसको अपने क्या कहते हैं? टिश्यू। अब उत्तकों का निर्माण हो गया, यानी कि पहले कोशिका का निर्माण हुआ, कोशिकाओं ने मिलकर किसका निर्माण किया? उत्तकों का निर्माण किया। अब ये उत्तक क्या करती हैं? कई सारे उत्तक मिलकर क्या करते हैं? एक अंग का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? अंग का। अंग की अगर अपने बात करें तो देखो अंग कौन से होते हैं? जैसे हमारा हाथ है, पैर है, आँखें हैं, कान हैं, ये सारे क्या है? अंग ही तो है। तो उत्तक से निर्माण हो गया अंग का, और कई सारे अंग मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं? कई सारे अंग मिलकर करते हैं अंग तंत्र का निर्माण। किसका निर्माण? अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर देती हैं। अंग तंत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, उत्तक से किसका निर्माण हो? अंग का, और अंग से किसका निर्माण हो गया? अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया। और ऑर्गन जो सिस्टम होता है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण कर देते हैं।
तो आगे बात समझिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले किसका निर्माण होता है शरीर में? सबसे पहले निर्माण होता है कोशिका का, एक सिंगल सेल का निर्माण होता है। सिंगल सेल डिवीजन करती है, बार बार विभाजन करती रहती है, विभाजन से कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रूप से क्या हो, समान हो, तो वो क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं, और कई सारे उत्तक मिलकर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, त्वचा है। त्वचा भी क्या है, एक ऑर्गन है हमारे शरीर का, सबसे बड़ा अंग है, बारी अंग जो है, बाह्य अंग है, सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का त्वचा, स्किन। ठीक है, तो फिर अंग क्या करती हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अपने इसी लेसन के अंदर अपने तंत्रों के बारे में पढ़ना है। जैसे अपने सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन होते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, उदर के बारे में, स्टोमक जिसको अपने कहती हैं। ठीक है, अपने पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, ठीक है, रेक्टम के बारे में। तो ये क्या है, ये सारे के सारे अंग हैं, और ये सारे अंग मिलकर क्या है, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, एक किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए इकाई के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, और इस इकाई के रूप में जब ये कार्य करती हैं एक साथ मिलकर, तो उस पूरे के पूरे ग्रुप को, अपने अंगों के जो ग्रुप होता है, ऑर्गन ग्रुप होता है, उस ऑर्गन ग्रुप को अपने क्या कहते हैं, उस ऑर्गन ग्रुप को अपने कहते हैं सिस्टम या तंत्र। यदि इस तंत्र में से कोई भी एक अंग, कोई भी एक ऑर्गन अपना कार्य करना बंद कर देता है, तो पूरा का पूरा जो तंत्र है वो तंत्र से प्रभावित होता है, और तंत्र के द्वारा संपादित किए जाने वाले जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो ये थी बात अंग तंत्र की। और अंग, कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, पूरे ह्यूमन बॉडी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, होल बॉडी का निर्माण करती हैं। जैसे अपने पढ़ेंगे मानव तंत्र, इस लेसन के अंदर ही पढ़ेंगे, अपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में अपने पढ़ेंगे इसके अंदर अपने पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे तंत्र मिलकर क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया अंग तंत्र किसे कहते हैं। तो अंग तंत्र के बारे में अपने क्या करते हैं, करना है, इस लेसन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं टॉपिक को, कि मानव शरीर प्रकृति की अद्भुत एवं जटिल संरचना है, जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणु, अणु तथा यौगिकों से होती है, तथा कोशिकाएं, उत्तक, अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। आगे बात, कि सबसे पहले क्या आता है, कोशिका का निर्माण होता है, अणु और परमाणुओं से, यौगिकों से। परमाणु के बारे में आपको बता देता हूँ, कोई भी पदार्थ है उसकी जो संरचनात्मक इकाई है, या सबसे पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसको अपने आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, ये परमाणु की परिभाषा है। लेकिन हालांकि वर्तमान के अंदर परमाणु को अपने क्या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और आगे बांट सकते हैं, लेकिन परमाणु की जो परिभाषा है, ठीक है, वह यही है कि सबसे छोटा जो भाग होता है किसी भी पदार्थ का जिसको अपने आगे और विभाजित नहीं कर सकते, उसको अपने कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं से शरीर का निर्माण होता है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। तो कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न कोशिकाएं कार्य करती हैं, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्तक किसे कहते हैं, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को करता है, यानी कि कार्य उनका क्या होता है, समान होता है, और कार्य के साथ साथ क्या होता है, उनकी उत्पत्ति यानी कि संरचना भी क्या होती है, समान होती है। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को अपने क्या कह देते हैं, उत्तक कह देते हैं, या टिश्यू कह देते हैं। जैसे हो गया पेशी उत्तक, ठीक है, अस्थि हो गया, ठीक है, दो या दो से अधिक तरह के उत्तक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करती हैं। उत्तकों का यह युग्मज संग्रह ही एक अंग का निर्माण करती हैं, यानी कि उत्तक का निर्माण कोशिकाओं से। अब क्या करते हैं, उत्तक जो होती हैं वो मिलकर युग्मज यानी कि कोई एक जोड़ा, ठीक है, वो उत्तक मिलकर क्या करते हैं, एक विशेष अंग का निर्माण करते हैं। इसने उदाहरण दे रखा अंग का, जैसे आमाशय यानी कि स्टोमक, ठीक है, यकृत यानी कि लीवर, ये क्या अंग है हमारे शरीर के,
ठीक है, का निर्माण करती हैं। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करती हैं तथा एक संस्थान या तंत्र का निर्माण करती हैं। अंग का निर्माण हो गया उत्तक से। अब कई सारे अंग मिलकर क्या है, एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में किसी एक विशेष कार्य को करते हैं। ठीक है, तो अंगों के उस समूह को अपने क्या कहते हैं, अंगों के उस समूह को अपने कहते हैं अंग तंत्र। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, या इसको अपने हिंदी में कहते हैं संस्थान। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। ठीक है, ये सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। और इस पाठ में आपको मानव शरीर से क्रियाशील विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो हमने इस लेसन के अंदर क्या पढ़ना है, इन्हीं तंत्रों के बारे में पढ़ना है कि जो पाचन तंत्र है किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र वो किस प्रकार से कार्य करता है, और विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम हैं, तंत्र हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। सारे के सारे तंत्रों के बारे में अपने इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे तंत्रों की, उसमें अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। इसके बारे में पाचन तंत्र के बारे में, या अपने पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इसके बारे में अपने को इस तंत्र के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि जो पाचन तंत्र है ये पाचन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, पाचन का, डाइजेस्टिव का काम करता है। अपने जो भोजन करते हैं उसका पाचन करता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि पाचन कहते किसे हैं, व्हाट इज डाइजेस्टिव, डाइजेशन है क्या, किसे कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन के बारे में आपको पहले मैं बताऊंगा इस तंत्र को पढ़ने से पहले कि डाइजेशन या पाचन कहते किसे हैं। आप सभी क्या करते हैं, अपने भोजन करते हैं। ठीक है, कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, वो एनर्जी हमें मिलती है भोजन से। हम करते हैं भोजन, हम कोई भी हार्डवर्क करते हैं तो हार्डवर्क करते हैं तो हमें क्या लगती है, भूख लगती है तेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी थी वो क्या होगी, वो खत्म हो गई है। ठीक है, और बाकी और कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। वो तो तब हमें क्या लगती है, भूख लगती है। और भूख लगने पर अपनी क्या करती हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वो जो भोजन ग्रहण करती हैं उस भोजन का होता है पाचन। और पाचन के बाद में उसका होता है अवशोषण। और अवशोषण के बाद में उससे क्या है, एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण होता है। वो एनर्जी हमें क्या करवाती है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये डाइजेशन कैसे हैं, तो डाइजेशन का अर्थ ये है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जो भोजन होता है, उस भोजन के अंदर जो भोजन के विभिन्न प्रकार के घटक हैं, जैसे वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गए, या खनिज लवण हो गए। ठीक है, वो जो घटक हैं भोजन की, वो किस रूप में होते हैं, वो होती हैं जटिल रूप में, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं, वो जटिल रूप में होते हैं। तो उन जटिल रूप के जो भोज्य घटक होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है विशेष प्रकार के एंजाइमों के द्वारा। जो भोजन के घटक होते हैं जटिल रूप में, उन जटिल रूप के भोजन के घटकों को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो किसके द्वारा संपादित होती है, विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा संपादित की जाती है। और इस क्रिया को अपने क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपने कहते हैं पाचन। तो अपने परिभाषित कैसे कर सकते हैं पाचन को, कि भोजन के जटिल अणुओं को विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों एवं एंजाइमों की सहायता से उनके सरल अणुओं में बदलने या तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो ये बात होगी डाइजेशन की, पाचन की। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं पाचन तंत्र की। ये पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा कि मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि भोजन अपने करते हैं तो उसके लिए के जो
ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, वो भोजन से मिलती है। इसके अलावा जो कायिक पदार्थ है, कायिक पदार्थ का अर्थ क्या होगा, हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ हैं, कायिक का काय होता है बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी के लिए जो पदार्थों की आवश्यकता है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि से बना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शायद लास्ट लेसन जो अपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था उसके अंदर आपको बताया भी था कि भोजन के जो एक संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन के बारे में अपने पढ़ा था। तो उसमें बताया था कि संतुलित भोजन के अंदर क्या होती हैं, मुख्य रूप से 6 अवयव होते हैं, ठीक है। और वो 6 अवयव कौन कौन से हैं, यही तो वो 6 अवयव है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, यही तो है वो, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, यही तो क्या है, ये वो 6 घटक हैं जो एक संतुलित भोजन के अंदर होने चाहिए। तो ये जो घटक हैं, ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं और शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। सरलीकृत करने का अर्थ हो गया यानी कि इनको सरल अणु में बदला जाता है। और इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं और यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब इसमें बता दिया, स्पष्ट बता दिया ना, इसमें परिभाषा नहीं बताई है लेकिन परिभाषा मैंने आपको बता ही दी कि भोजन अपने अंतर ग्रहण करने का मतलब अपने जब भोजन ग्रहण करती हैं, ठीक है, शरीर के अंदर भोजन को लेती हैं, अंतर ग्रहण का अर्थ ये हुआ कि भोजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण करती हैं मुख के द्वारा, ठीक है। तो अंदर चला गया, आमाशय तक चला गया, उसके बाद में क्या है, भोजन को अपने सरल अणु में तोड़ा जाता है। और इसके लिए क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन कार्य करते हैं, अंग कार्य करती हैं, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां कार्य करती हैं और वो एक क्या है, एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। तो उन सभी ग्रंथियों और उन सभी अंगों का जो एक सामंजस्य होता है, ठीक है, उन सभी अंगों का एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप को अपने कहते हैं क्या है, उस ग्रुप को अपने कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं और जो अपने जटिल अणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, उन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि हमें उस भोजन से क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके और हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकें, ठीक है। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो अंग हैं और कौन कौन से वो ग्रंथियां हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ये बता दी इसने, परिभाषा बता दी कि जटिल अणु होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो उनके बड़े अणु होते हैं, उनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है, ये पाचन की प्रक्रिया है। तो अब जो अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग, उनके बारे में बता देता हूं आपको। पाचन तंत्र शुरू होता है हमारे मुख से, ठीक है, और एंस तक जाता है, ठीक है। इस पूरी के पूरे जो ऑर्गन है एक नाल के रूप में कार्य करते हैं, एक केनाल के रूप में कार्य करते हैं और उस केनाल को अपने क्या कहते हैं, उस केनाल को अपने कहते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। जो शुरू कहाँ से होती है, जो माउथ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है और कहाँ पर जाके खत्म होती है, एंस पर खत्म होती है, गुदा द्वार तक जाती है, ठीक है। और इस पूरी के पूरी जो केनाल होती है उसको अपने क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल या अपने इसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल कहते हैं, आहार नाल, ठीक है। या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले बता दे तुम आपको, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
ठीक है, ये इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल समझ में आया क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल का अर्थ यही है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, एंस तक जाता है, गुदाद्वार तक जाता है। तो उस पूरे के पूरे जो एक कैनाल के रूप में कार्य करता है उसको अपने क्या कह देते हैं, सभी अंगों को अपने सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, आहार नाल कह देते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर तक। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है अगर आपसे पूछ ले तो आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। आगे बात समझ में। अब अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अंग जो होती हैं वो सबसे पहला अंग है इसके अंदर मुख, यानी कि माउथ जिसको अपने कहते हैं। फिर आता है इसके अंदर ग्रसनी आती है, फिर ग्रास नली यानी कि ओसोफेग्स आती है, आमाशय यानी कि स्टोमक आता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, बड़ी आंत आती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में इसके अंदर आता है रेक्टम यानी कि मलद्वार। ये तो आगे अंग ऑर्गन। इसके अलावा इसके अंदर क्या आती है, ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, तो ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले आती है सेलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। उसके बाद आता है लीवर यकृत ग्रंथि, और थर्ड आता है इसके अंदर पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो। तो ये 3 ग्रंथियां आती हैं। इसके अलावा जो अंग ऊपर जो मैंने बताए पहले वो अंग इसके अंदर आती हैं। तो ये अंग और ग्रंथियां मिलकर क्या करती हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आहार नाल जो होती है, आहार नाल का कार्य क्या है। आहार नाल का कार्य हो जाता है कि ये क्या करती है, आहार जो अपनी ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करती हैं, उसको सरलीकृत करके ये पचाती हैं, और पचित जो भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। क्यों, क्योंकि आहार का पाचन कहाँ होता है, पाचन इसके अंदर ही होता है। ठीक है, आहार नाल के अंदर ही होता है। तो एक काम क्या होगा, इसका सरलीकृत करके पचाना, और जब पाचन हो जाता है उसके बाद में पचित भोजन को ये क्या करती है, अवशोषित करती है। अवशोषण का काम भी कहाँ होता है, आहार नाल के अंदर ही होता है। ठीक है, और जब अवशोषण हो जाता है और उसके बाद में जो अपशिष्ट बचता है, और उस अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्यागने का काम भी कौन करता है, आहार नाल करती है। तो ये आहार नाल की बात आ गई। ठीक है, और इसके लिए जो क्या है, आहार नाल के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। ठीक है, जो क्या करती है, पाचक रसों का, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस का क्या करती है, स्राव करती है, जो पाचन के अंदर सहायता करती है। ठीक है, तो ये बात थी पाचन तंत्र की। तो अब अपने पाचन तंत्र के अंदर कार्य में जो विभिन्न प्रकार के अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी बात करेंगे वो करेंगे मुख के बारे में, माउथ के बारे में, क्योंकि सबसे पहले अपने अंगों के बारे में बात करेंगे। तो अंगों के अंदर जो सबसे पहले अंग आता है वो आता है मुख, माउथ। ठीक है, मुख या माउथ आता है। ठीक है, मुख या माउथ के बारे में बात करते हैं। तो आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरीनुमा बाउल शेप्ड अंग है और इसके ऊपर कठोरता निचले कोमल तालू पाई जाती हैं। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है। अब यहाँ पे एक स्पष्ट लिख रखा है, क्या है, पेशी निर्मित जीवा, जीभ, टंग जिसको अपने कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जीभ किससे बनी होती है, पेशी निर्मित, यानी कि पेशी से बनी होती है। ठीक है, आपको पता है मुंह होता है जिसको अपने मुंह कहते हैं साधारण भाषा के अंदर। ठीक है, जिसके द्वारा अपने कोई भी चीज़ को खाते हैं, कोई भी चीज़ को पीते हैं, वो हमारा मुंह होता है, माउथ होता है, मुख होता है। और जो जीभ होती है वो कहाँ होती है, मुख के अंदर ही तो जीभ होती है, और किसकी बनी होती है, पेशी से बनी हुई होती है। जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम, लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ये नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए, कौन सा, ये फ्रेनुलम लिंगुअल वाला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीभ जो है, जीवा जो है, टंग जो है, वो टंग मुख में किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है। तो आपको क्या बताना है, फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है, मुख गुहा के पृष्ठ भाग में। ठीक है, किससे जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना के द्वारा मुख गुहा से जुड़ी रहती है जीभ। तो ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, तो याद रखना, फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है।
तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। मुख दो मांसल होठों से घिरा रहता है जो मुख को खोलने बंद करना भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। होठों के बारे में, लिप्स के बारे में जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं इसमें। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे के में स्थित होते हैं और इस सांचे को क्या कहते हैं? मसूड़ा या गम कहते हैं। क्या कहती हैं? मसूड़ा या गम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको पता चल गया मसूड़ा किसे कहते हैं कि जिस सांचे के अंदर दांत सेट होती हैं उस सांचे को अपने क्या कहते हैं? मसूड़ा या गम कहते हैं। ठीक है, और जो जबड़े होती हैं, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, दोनों में क्या होते हैं? 16 दांत होते हैं। यानी टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत होते हैं। और मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को अपने क्या कहती हैं? गर्त दंती कहती हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। गर्त दंती क्या होता है? गर्त दंती का अर्थ क्या हो गया कि हमारे जो दांत है ना, ठीक है, हमारे जो दांत हैं वो दांत क्या, जो मसूड़ा है उसके अंदर सेट हैं। ठीक है, इसको अपने क्या कहते हैं? गर्त दंती। और मानव में द्विबार दंती व्यवस्था होती है। द्विबार दंती, इससे क्या समझते हैं आप? द्विबार दंती से, द्विबार दंती का अर्थ ही है कि मानव के जीवन काल में 2 बार दांत उगती हैं। पहले होते हैं दूध के दांत। ठीक है, ठीक है, बच्चों के अंदर पहले दूध के दांत उगते हैं। दूध के दांत उगने के बाद में 6 या 7 साल की एज के अंदर वो दांत क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। और उसके बाद में क्या होता है? स्थायी दांत उगते हैं। यानी कि एक जीवन काल में क्या है? 2 बार दांत उग गए। तो इस व्यवस्था को अपने क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं, यानी कि डाइफायोडोंट। ठीक है, द्विबार दंती यानी कि जीवन काल के अंदर 2 बार दांतों का उगना। ठीक है, तो ये बात आ गई द्विबार दंती की। अब अपने बात करते हैं, जो दांत होती हैं वो अलग अलग कार्य होते हैं दांतों के। ठीक है, तो कार्यों के आधार पे क्या अपने दांतों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनके कार्य अलग अलग होती हैं, उनकी संख्या क्या है उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दांत आते हैं वो आते हैं कृत्नक दांत, यानी कि इंसीजर आते हैं। ठीक है, और इंसीजर कौन से होते हैं? जो सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भोजन को कुतरने और काटने का जो काम करते हैं, ठीक है, वो कौन से दांत करते हैं? वो करते हैं कृत्रिक दांत या इंसीजर दांत करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसीजर दांत होते हैं ये क्या है? जो सबसे पहले निकलते हैं लगभग 6 से 7 माह की एज के अंदर जो निकल जाती हैं वो कौन से होते हैं? कृत्नक होती हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आता है अपनी, वो आता है अग्रच्वर्णक। ठीक है, सॉरी, रदनक। तो रदनक जो होते हैं इनको अपने कहते हैं कैनाइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं रदनक को? रदनक को कहते हैं कैनाइंस। ठीक है, और ये दांत क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करती हैं। और ये उगते कम हैं। जब बच्चा लगभग कितना हो जाता है? 1.5 साल का या 2 साल का, यानी कि 16 से 20 माह की एज में ये उग आते हैं। ठीक है, और ये जो होती है, यानी कि संख्या कितनी होती है बता देता हूँ आपको मैं। जो रदनक होती हैं, रदनक की संख्या कितनी होती है? रदनक की संख्या होती है 4। टोटल कितनी होती है? 4 होती है। 2 होते हैं ऊपरी जबड़े में और 2 होते हैं नीचे के जबड़े में। तो टोटल अपने कितने हो गए? टोटल हो गए 4। कौन से? रदनक दांत। कौन से दांत? रदनक दांत, जिसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइंस कहते हैं। तो ये बात आ गई रदनक की, जिनका कार्य क्या होगा? चीरने फाड़ने का कार्य हो गया भोजन को। थर्ड जो आता है वो आता है अग्रच्वर्णक, यानी कि प्री मोलर। थर्ड कौन सा आ गया? अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक यानी कि प्री मोलर्स। ठीक है, इनका काम क्या है? ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, जबड़े में ये कितने होते हैं? 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 4 कहाँ होते हैं? नीचे के जबड़े में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। और ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं, जिनको अपने साधारण भाषा में क्या कहते हैं? दाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो वो जाड़ जो होती है वो क्या है? वो अग्रच्वर्णक दांत होती हैं। और लास्ट जो आ जाता है अपना प्रकार दांतों का, वो कौन सा है? वो च्वर्णक है, जिसको अपने कहते हैं मोलर्स। ठीक है,
ये दांत भी भोजन चबाने के सहायक होती हैं तथा प्रत्येक जबड़े में कितनी होती हैं, 6 पाई जाती हैं और प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो और ये होते कितने हैं, इनकी संख्या होती है हमारे 6 + 6, यानी कि टोटल कितने हो गए ये 12। ठीक है, तो ये आ गए अपने चवर्णक दांत। ठीक है, तो इन दांतों को अपने याद रखने के लिए ये दांत कुल कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो ये प्रत्येक दांत कितने होते हैं, रजनक कितने होते हैं, चवर्णक कितने होते हैं, अग्र चवर्णक कितने होते हैं, ठीक है, कृतनक कितनी होती हैं। इन दांतों को याद रखने का एक सूत्र होता है जिसको अपने कहते हैं मनुष्य का दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, वो डेंटल फॉर्मूला कौन सा है वो बता देता हूँ आपको, डेंटल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो वो जो डेंटल फॉर्मूला लिखता हूँ मैं आपको सामने, इसको अपने याद रखते हैं 21-23/21-23 से। दंत सूत्र को अपने याद किससे रखते हैं, 21-23/21-23। ये क्या है, ये है दंत सूत्र, दंत सूत्र। अब देखो इसको अपने याद कैसे रखना है, याद अपने को इस प्रकार रखना है। पहले अपने किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले अपने पढ़ा इंसिजर के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ा कैनाइन्स के बारे में, इसके बारे में अपने पढ़ा प्रीमोलर्स के बारे में, उसके बाद पढ़ा अपने मोलर्स के बारे में। ये पढ़ा ना। ठीक है, तो इससे आधार पर इसको क्या करना है, अपने को याद करना है। और एक बात याद रखना है, इसको अपने क्या करना है, प्रत्येक को 2 से गुणा भी करना है भाई। क्या करना है, प्रत्येक को 2 से गुणा, तभी से निकलेगा, नहीं तो गलत कर दोगे। ठीक है, ये आपका क्या है, दंत सूत्र है। प्रत्येक को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और इनका जो याद रखो, क्या इनका याद रखो, क्या इनका याद रखो जो एक निश्चित क्रम है वो, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो याद रखो दांत का। ये सबसे पहले अपने जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले अपने पढ़ा इंसिजर के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इंसिजर, इंसिजर रहेगा। जैसे मैंने अभी सूत्र क्या लिखा था आपके सामने, सूत्र मैंने लिखा था 21-23/21-23। क्या लिखा था सूत्र, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 21-23/21-23। अब इसको अपने क्या करना है, 2 से गुणा। अब इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं अपने दांत की, प्रत्येक दांत की संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, इसका क्रम याद रखना है। सबसे पहले कौन से आएंगे, सबसे पहले आएंगे अपने इंसिजर दांत। ठीक है, तो इंसिजर दांत कितने होते हैं इसे अपने पता लग जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ऊपर वाले ऊपर के जबड़े के, नीचे वाले नीचे के जबड़े के। तो 2 को 2 से गुना किया कितना, 4, और 2 को 2 से गुना किया 4, 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो ये 8 कौन से दांत है, ये इंसिजर है। इंसिजर के बाद अपने कौन सा पढ़ा, कैनाइन्स। ठीक है, 1 को 2 से गुना करो, 1 को 2 से गुना करो, कितने, 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो जो कैनाइन्स है वो कितने हो गए, 4। उसके बाद ये अपने कर सकते हैं, प्रत्येक ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। और ये सूत्र कौन सा है अपना, ये सूत्र है अपना दंत सूत्र। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर बात किसके बारे में कर ली, ये बात कर ली अपने मुख के बारे में। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ मुख को, कि मुख के अंदर क्या होती हैं, दांत होती हैं। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं, 32 होती हैं। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए, 32 दांतों में क्या होती हैं, 20 दांत जो होती हैं वो क्या होती हैं, अस्थायी दांत होते हैं। पहले स्टार्टिंग में कितने दांत उगते हैं बच्चे के, 20 दांत उगते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब दोबारा दांत उगते हैं तब 12 दांत नहीं उगते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी जीभ की, कि जीभ जो होती है वो किससे बनी होती है, पेशी से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करती है, विशेष प्रकार की संरचना फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा मुख गुहा से क्या होती है, जुड़ी रहती है। और मनुष्य में जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं और गर्त दंती प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बारे में अपनी बात कर ली, दांतों के प्रकार क्या रहे हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। अब जो अपनी बात करेंगे वो करेंगे जो नेक्स्ट अंग है पाचन तंत्र का, गर्सनी यानी कि फेरिंक्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो अपना अंग है वो क्या है, गर्सनी या फेरिंक्स। ठीक है, तो मुख गुहा जीवा व तालु यानी कि पैलेट के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी निम्मा
फ्लास्क शेफ्ट ग्रसनी से जुड़ी रहती है और ग्रसनी से होकर भोजन कहाँ जाता है, आहार नलिका में यानी आहार नाल में जाता है, ग्रास नाल में जाता है, तब वायु श्वास नाल में जाती है। ये बात याद रखना। ग्रसनी जो है ना वो एक कॉमन अंग है, किसके लिए, वो जो पाचन तंत्र है उसके लिए भी है और ये श्वसन तंत्र के लिए भी। अपने श्वसन के अंदर भी ग्रसनी को पढ़ेंगे और अपने पाचन तंत्र के अंदर भी ग्रसनी को पढ़ रही हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से होकर अब जब अपने श्वसन करती हैं, ठीक है, तो नसा छिद्र से होकर जो वायु जाती है वो कहाँ से जाती है, ग्रसनी से होती हुई वायु श्वास नाल में जाती है और यहीं ग्रसनी से होती, जब अपने भोजन ग्रहण करती हैं तो मुख गुहा के द्वारा भोजन अपनी ग्रहण करती हैं और वो मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है, ग्रसनी से होती है वो ग्रास नाल में जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ग्रसनी जो है वो क्या है, कॉमन अंग है दोनों तंत्रों के लिए, श्वसन तंत्र के लिए और पाचन तंत्र के लिए। ठीक है, और अब एक बात यहाँ पे ये भी याद रखने वाली है कि जब ग्रास नाल और श्वास नाल के लिए जो मार्ग है वो एक ही है, ठीक है, तो जब भोजन है वो श्वास नाल में नहीं जाता है क्या, या वायु है वो ग्रास नाल में नहीं जाएगी, तो इसके लिए भी क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, दोनों जो नाल हैं, ग्रास नाल और वायु श्वास नाल हैं, ठीक है, इनको क्या है पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसके अंदर एक क्या है, उपास्थि का बना हुआ एक क्या पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है। ठीक है, और उस ढक्कन को अपने क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, या इसको अपने कहते हैं घंटी ढक्कन। वो क्या करता है, दोनों को अलग अलग रखता है। ठीक है, वो क्या करता है, भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है और वायु को ग्रास नाल में जाने से रोकता है। ठीक है, ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होती हैं। अग्र भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होती है और ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी कि जो ग्रसनी की संरचना है इसको अपने कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में। फर्स्ट कौन सी है, नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंक्स। सेकंड जो है वो है मुख ग्रसनी, ओरोफेरिंक्स। और थर्ड जो है वो कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी, लेरिंगोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स। तो 3 भाग हो गए ग्रसनी के। ठीक है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है, ये देखो ये है इसका डायग्राम, दिख रहा है डायग्राम, ये इसका क्या है, डायग्राम है। ठीक है, मुख ग्रसनी, अधोग्रसनी और नासा ग्रसनी, ये 3 भाग होते हैं किसके, ग्रसनी के। और एक बात याद रखना, ग्रसनी के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है जी। ग्रसनी के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। हाँ, पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है मुख से, माउथ से। जैसे ही अपने क्या करते हैं, भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करते हैं, वहीं से उसका क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। क्योंकि अपने अभी पढ़ेंगे लार के बारे में। लार के अंदर क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, वो क्या करता है, स्टार्च जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसका पाचन शुरू कर देता है। लेकिन मुख के अंदर तो होता है, लेकिन लेरिंक्स जो फेरिंक्स जो है इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, ग्रसनी के अंदर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। तो ये बात आ गई ग्रसनी की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वो करेंगे अपने ग्रास नाल की। तो नेक्स्ट जो अपना जो अंग है वो कौन सा है, वो है ग्रास नली, ओसोफिग्स। तो अपने इससे पहले 2 के बारे में पढ़ लिया है, पाचन तंत्र के अंगों के बारे में अपने पढ़ रही हैं। इससे पहले अपने 2 के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट अपने पढ़ा था मुख के बारे में और सेकंड अपने पढ़ लिया ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स के बारे में। और थर्ड जो अंग आता है पाचन तंत्र का वो आता है अपना ग्रास नली या ओसोफिगस। तीसरा अंग कौन सा आता है अपना, ग्रास नली या ओसोफिगस। ठीक है, तो इसके बारे में अपने अब पढ़ते हैं। यह एक संक्रिपेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्षस्थल से होती मध्य पट डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना होता है। यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है, ग्रसनी से शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, आमाशय स्टोमच तक जाती है। और ये क्या करती है, एक मार्ग की तरह कार्य करती है, एक मार्ग प्रदान करती है भोजन को आमाशय तक पहुंचने का। ठीक है, ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती हैं और इन ग्रंथियों में स्राव श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है। और ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति, क्रमांकोचन गति यानी कि पेरिस्टेलिस प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। और ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला यानी कि फ्लेप होता है और यह पल्ला क्या कहलाता है,
घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या करता है, ग्रास नली को ढक लेता है। ठीक है, जब अपने भोजन करता है तो ये खुल जाता है, ये श्वास नली को ढक लेता है। ठीक है, और जब अपने भोजन नहीं करते हैं तो भोजन जो ग्रास नली है उसको ढक लेता है, ताकि भोजन कहाँ ना जाए, श्वास नली में ना जाए, और वायु कहाँ ना जाए, ग्रास नाल में ना जाए। तो ये क्या करता है, एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन, या इसको क्या कहते हैं अपने एपिग्लोटिस कहती हैं। भोजन निकलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया कार्य। इसके अंदर भी क्या है, किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो कौन कौन से दो अंग हो गए जिसके अंदर पाचन नहीं होता, एक हो गया आपका ग्रसनी और सेकंड हो गया ग्रास नाल। ठीक है, यानी कि ओसोफेगस। इन दोनों के अंदर किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, एक नली के रूप में एक मार्ग प्रदान करती है भोजन को कहाँ तक पहुँचने तक के लिए, आमाशय तक पहुँचने के लिए क्या करती है, रास्ता देती है। सिर्फ इतना ही काम है इनका। ठीक है, और कोई इनका काम नहीं है। पाचन इसमें किसी प्रकार का होता नहीं है, दोनों के अंदर ही। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, ये बात है कि एपिग्लोटिस क्या है। एपिग्लोटिस क्या है, एक पल्ले के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और वायु को ग्रास नाल में जाने से रोकता है। ये इसका कार्य हो गया एपिग्लोटिस का। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपनी बात करते हैं वो करते हैं आमाशय की, स्टोमच की। तो आमाशय या स्टोमच का क्या कार्य, इसमें कौन कौन सा पाचन होता है, इसके बारे में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जहाँ तक आमाशय की बात है तो आमाशय में पाचन होता है, बहुत बड़े तरीके से पाचन होता है। आमाशय के अंदर मुख्य जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, आमाशय या जो छोटी आंत है उसके अंदर ही पाचन होता है। ठीक है, तो अपने पढ़ेंगे अब स्टोमच या आहार नाल, आमाशय के बारे में। ठीक है, तो आहार नाल का ग्रास नली से आगे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, आमाशय कहलाता है। और यह एक पेशीय जेड आकार की संरचना है। किस आकार की संरचना है, जे आकार की संरचना है। जो ग्रास नली व ग्रहणी डोडिनम, ये ग्रहणी क्या है, ये छोटी आंत का एक भाग है। वह मध्य तथा उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाएं हिस्से तथा मध्य पट्ट के पीछे, मध्य पट्ट यानी कि डायफ्राम की बात कर रहा है ये। ठीक है, आपके पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है और आमाशय को अपने 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो याद रखना, ये क्या है, ग्रास नली के बाद में आहार नाल का भाग है जो कि जे आकार का होता है। ठीक है, और ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य स्थित होता है। ठीक है, ग्रास नली के बारे में मैंने पहले ही पढ़ लिया है। और ग्रहणी के बारे में बताता हूँ। ग्रहणी क्या है, जो अपनी छोटी आंत है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो क्या ग्रहणी या डोडिनम है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य पाया जाने वाला एक जे आकार की ये संरचना है। और ये लगभग 1 से 3 लीटर तक भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और इसको अपने 3 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन से देखते हैं अपने। तो इसके अंदर पहला जो भाग है वो कौन सा है, कार्डियक भाग है। ठीक है, पहला भाग कौन सा है इसका, कार्डियक भाग है, यानी कि जठरागम भाग इसको अपने कहते हैं। यह बायां भाग है। ठीक है, जहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। ग्रसिका या ग्रास नाल एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना भाई। ठीक है, ग्रसिका बोल दे चाहे ग्रास नाल बोल दे, ठीक है, वो एक ही बात है। इसको ओसोफेगस इंग्लिश से बोलते हैं, वो नाम आ जाए तो ही कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, जो पहला भाग है, ठीक है, बायां भाग है और बड़ा भाग है कार्डियक भाग जो है। ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है, ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और सेकंड जो भाग है वो जठर निर्गमी भाग आ जाता है। यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है जहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। ठीक है, जठर निर्गमी भाग कौन सा हो गया, दायां भाग जो है, राइट साइड जो होती है आमाशय की वो है। और ये किससे जुड़ी होती है, ये छोटी आंत से जुड़ी होती है। छोटी आंत यानी कि छोटी आंत का कौन सा भाग, ग्रहणी डोडिनम से जुड़ी होती है। और थर्ड पार्ट आ गया इसका फंडिस भाग। ठीक है, फंडिस भाग क्या है, ये दोनों भागों के जो ऊपर अपने पढ़े हैं, कार्डियक भाग और जठर निर्गमी भाग, इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला भाग है। तो ये 3 भाग होगी इसके आमाशय के। पहला कार्डियक भाग जो कौन सा है, लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, जो ग्रसिका से शुरू होता है। उसके बाद जठर निर्गमी भाग जो लास्ट पार्ट है, जो किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा होता है। और बीच वाला भाग जो है उसको अपने कहते हैं फंडिस भाग। ठीक है,
उसके बाद है आमाशय में दो अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती हैं। दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, अवरोधिनी पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, आमाशय में जो भोजन आता है उसको कंट्रोल करती हैं। कैसे कंट्रोल करती है, तो दो प्रकार की, वो कौन कौन सी है। पहली तो ग्रास नलिका अवरोधिनी यानी कि कार्डियक और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। ये क्या करती है, नाम से पता चल रहा है अपने को, ग्रास नलिका अवरोधिनी यानी कि ये क्या करती है, ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है और आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। यहाँ पे नाम है अम्लीय भोजन, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। अम्लीय भोजन कैसे हो गया, आमाशय में भोजन आता है तो आमाशय के अंदर क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है, वो क्या करती है, जठ रस का स्राव करती हैं। और उस जठ रस के अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। जैसे ये भोजन के अंदर मिलता है तो भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम का जो भोजन है वो कहाँ ना जाए, ग्रास नाली के अंदर वापस ना जाए, ठीक है। तो उसको रोकने का जो काम करती है वो कौन करती है, ग्रास नलिका अवरोधिनी करती है। तो एक काम तो ये हो गया फर्स्ट का। तो और सेकंड जो देखते हैं अपने कौन सी है, सेकंड जो है अपनी सेकंड है जठर निर्गमीय अवरोधिनी, ठीक है। पाइलोरिक जो होती है उसमें क्या होता है, आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है, ठीक है। सेकंड कौन सी है, जठर निर्गमीय अवरोधिनी होती है। और ये क्या करती है, आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। और ये क्या करती है, आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। यानी कि आमाशय से जो भोजन है वो कहाँ ना जाए, छोटी आंत में ना जाए, टाइम से पहले जाता तो कहाँ है, छोटी आंत में जाता है, लेकिन टाइम से पहले ना जाए, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन कम से कम 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक रुकना चाहिए, तभी उसका पाचन होता है। तो ये दो प्रकार की अवरोधिनियाँ पाई जाती है। फर्स्ट था ग्रास नलिका अवरोधिनी, जो क्या करती है, अम्लीय भोजन को कहाँ जाने से रोकती है, ग्रास नाल के अंदर जाने से रोकती है। और सेकंड जो है अवरोधिनी वो कौन सी है, जठर निर्गमीय अवरोधिनी है। वो क्या करती है, आमाशय व छोटी आंत के बीच में पाई जाती है और आमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये बात आ गई अपनी आमाशय की, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे वो किसकी करेंगे, छोटी आंत की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो अंग है पाचन तंत्र का वो कौन सा है, वो है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इससे पहले अपने पढ़ा आमाशय के बारे में, अब अपने पढ़ रहे हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। जो आमाशय के जठ निर्गमी पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई जो होती है वो होती है 7 मीटर तक। ये औसत होती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो औसत लंबाई वो कितनी है, 7 मीटर के लगभग होती है। और आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मुख्य अंग है वो कौन सा है, छोटी आंत है, ठीक है। जो मुख्य भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। और भोजन का जो शोषण होता है वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर ही होता है, ठीक है। तो छोटी आंत को भी अपने क्या है, 3 भागों के अंदर बांटते हैं, जिसके अंदर ग्रहणी आ जाता है, ड्यूडिनम जिसको अपने कहते हैं, शुद्रांतर और अग्र शुद्रांतर, 3 भागों में अपने डिवाइड कर सकते हैं। और इन तीनों भागों के क्या है, कार्य भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है, ग्रहणी है। तो आमाशय से जुड़ा हुआ है छोटी आंत का पहला सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन का मतलब एंजाइमों के द्वारा जो पाचन होता है उसकी बात कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड पार्ट जो है इसको हम कहते हैं जेजुनम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेजुनम, यानी कि अग्र शुद्रांत्र भाग। यह छोटी आंत का मध्य भाग है और ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, आंत्र कोशिका या एंट्रोसाइट कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। ये नाम याद रखना भाई, ठीक है। कौन सा, ये आंत्र कोशिका या इंट्रोसाइट, ये क्या करते हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कहाँ पर पाई जाती है, अग्र शुद्रांत्र में पाई जाती हैं। यानी कि छोटी आंत का जो भाग है अग्र शुद्रांत्र जेजुनम, उस जेजुनम में पाई जाती है एंट्रोसाइट। और ये क्या करती है, भोजन के अवशोषण का काम करती है। कौन, इंट्रोसाइट या आंत्र कोशिका, जो कि जेजुनम भाग में पाई जाती है, ठीक है। और थर्ड इसका जो पार्ट है वो है शुद्रांत्र, यानी कि इलियम भाग जो है
वो क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है, और यह भाग उन पोषक तत्वों विशेष रूप से पित्त, लवण, बाइल, साल्ट जो होती हैं, विटामिनों का अवशोषण करता है, जो अगर शुद्धांत्र में अवशोषित नहीं हो पाती हैं। यानी कि अवशोषण का काम तो इन दोनों में हो गया। तो पाचन का काम वाला कौन सा है, ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होता है, पाचन होता है। तो 3 भाग बढ़े अपने किसके, छोटी आंत के। सबसे पहला ग्रहणी जो अम्मा से जुड़ा रहता है, उसमें क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है। और सेकंड अपने पड़ा अग्र शुद्धांत्र यानी कि जेजुनम, उसके अंदर क्या होता है, अवशोषण का काम होता है। ठीक है, जो कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं इंट्रोसाइट के द्वारा किया जाता है, या अंतर कोशिका जिसको अपने कहते हैं। और थर्ड पार्ट आ गया इसका इलियम। ठीक है, जो सबसे लास्ट भाग है, जो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक है, जिनका अवशोषण कहाँ नहीं हो पाता है, बड़ी आंत के अंदर नहीं हो पाता है। तो ये बात अपने की किसकी, छोटी आंत की, जिसके अंदर अपने इनके 3 भागों के बारे में अध्ययन किया है। और नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ी आंत के बारे में। तो नेक्स्ट जो अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ठीक है, जो कि छोटी आंत के बाद में आता है। छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है कौन सा, शुद्धांत्र, उससे जुड़ा हुआ होता है। शुद्धांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया होता है, कौन से, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। ये बात याद रखना कि बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, एक तो अवशोषण करना, किसका, जल का और खनिज लवणों का। क्यों, क्योंकि जो मुख्य अवशोषण का कार्य होता है वो कहाँ हो जाता है, छोटी आंत के अंदर कंप्लीट हो जाता है। वो जो खनिज लवण है और जल है जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है छोटी आंत में, वो बचा हुआ जो पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है, खनिज लवणों का और जल का। ठीक है, और जो अपाचित भोजन है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित करना यानी कि उत्सर्जित करना। ये जो 2 बड़े काम है ये किसकी हैं, बड़ी आंत की हैं। मनुष्यों में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहला भाग जो है वो क्या है, सेकम या अधांतर जिसको कहते हैं, या अंधनाल कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, बड़ी आंत का। यह भाग शुद्धांत्र से जुड़ा होता है। यहाँ शुद्धांत्र से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है, शेष बचे अपशिष्ट को आगे वृद्धांत्र में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण का काम होता है। ठीक है, और अवशोषण के बाद में जो बाकी अपशिष्ट बचता है, ठीक है, उस अपशिष्ट को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वृद्धांत्र में पहुंचा दिया जाता है। अंधनाल का प्रथम भाग जो शुद्धांत्र से जुड़ा होता है, से थोड़ा नीचे भीतर की ओर क्या होता है, 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकलता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, कृमि रूपी परिसेशिका कहते हैं। कृमि रूपी परिसेशिका समझ में नहीं आ रहा, साधारण भाषा में बताओ, आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स का, इसका अपेंडिक्स का। ठीक है, जो कि मनुष्य के अंदर क्या है, एक अवशेष अंग के रूप में पाया जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा, अपेंडिक्स। ठीक है, ये क्या है, मनुष्य के अंदर अवशेष अंग के रूप में पाया जाता है, यानी कि इसका शरीर में कोई कार्य नहीं है। अवशेष अंग के रूप में क्यों पाया जाता है, ये जो पशु होती हैं उनमें क्या होता है, कार्य करता है, लेकिन मनुष्य में अवशेष अंग के रूप में पाया जाता है। इसका कारण ये है कि जब मनुष्य का विकास हुआ था, आदि मानव के रूप में मनुष्य जंगलों में रहता था, उस समय क्या करता था मनुष्य, भोजन के रूप में जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ठीक है, या कच्चा मांस है, उसका सेवन करता था। ठीक है, और उस कच्चे मांस को भोजन के रूप में जो पत्तियां का सेवन करता था, उसको पचाने के लिए, यानी कि उसमें क्या होता था, सेल्यूलोज होता था, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर अपने क्या करते हैं, न तो कच्चा मांस खाते हैं, न भोजन को पत्तियों के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने सेल्यूलोज का सेवन ही नहीं करते हैं, सेल्यूलोज के पाचन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो इसलिए क्या है, वर्तमान के अंदर ये अपेंडिक्स जो है वो क्या है, एक अवशेष अंग के रूप में पाया जाता है मानव के शरीर के अंदर। और यदि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, दर्द करने लग जाता है, तो इसको अपने ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया
जाता है। इसी को अपने क्या कहते हैं, कृमि रूपी प्रेषिका कहते हैं, जिसको अपने साधारण जो अपने अपेंडिक्स का नाम लेते हैं वो ये कृमि रूपी प्रेषिका, ठीक है, जो कि बड़ी आंत का एक भाग है। उसके बाद ये सेकंड जो भाग है वो क्या, कोलन है, ठीक है, वृद्धांत्र जिसको अपने कहते हैं। आहार नाल में बड़ी आंत का दांत्र के आगे वाला भाग वृद्धांत्र कहलाता है और यह उल्टे यू के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। वृद्धांत्र को 4 भागों में विभक्त किया जाता है, यानी कि वृद्धांत्र है उसको भी 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला आरोही वृद्धांत्र, असेंडिंग कोलन, यह करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। सेकंड है अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ये करीब 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। और थर्ड जो अवरोही वृद्धांत्र, डिसेंडिंग कोलन, ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और जो फोर्थ है वो है सिग्माकार वृद्धांत्र, यानी कि सिग्मोइड कोलन, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तो इसका कार्य आपने पढ़ ही लिया पहले। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, जो जल है और खनिज लवण है उनका क्या करना, अवशोषण करना, और उसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्यागने का काम इसका होता है। वृद्धांत्र जो बड़ी आंत होती है, बिग इंटेस्टाइन जो होती है उसका होता है। तो ये अपने बड़ी आंत के बारे में। अब जो लास्ट जो अंग बचता है, पाचन तंत्र का लास्ट अंग बचता है अपने रेक्टम या मलाशय, उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इससे पहले अपने पढ़ा है मुख के बारे में, पढ़ा है छोटी आंत के बारे में, पढ़ा है ग्रसनी के बारे में, पढ़ा है ग्रास नली के बारे में, पढ़ा है बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया है। जो लास्ट जो अपना बचता है अंग वो है मलाशय या रेक्टम। तो मलाशय या रेक्टम के बारे में अपने पढ़ रही हैं, ठीक है। मलाशय क्या होता है, जहाँ पे जो भोजन का अवशोषण हो गया, ठीक है, उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वो कहाँ पर आता है, मलाशय के अंदर आता है, ठीक है, और वहाँ से गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है, यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल या एनाल केनाल कहा जाता है। और गुदा नाल मल द्वार यानी कि एंड्स के रास्ते बाहर खुलता है। मल द्वार पर आकार आहार नाल समाप्त होती है और गुदा नाल में 2 स्वर्णी बही और अंतस्वर्णी पाई जाती हैं, ठीक है। और पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ये स्वर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती हैं। यानी कि 2 प्रकार की विशेष प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ पर तक जो है आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पाचन तंत्र के बारे में, और पाचन तंत्र के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अंग कार्य करते हैं उनके बारे में, जिसके अंतर्गत अपनी मुख के बारे में, माउथ के बारे में पढ़ा, उसके बारे में अपने फेरिंक्स यानी गर्सनी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में ग्रास नाल के बारे में पढ़ा, छोटी आंत के बारे में पढ़ा, बड़ी आंत के बारे में पढ़ा, और लास्ट जो अपने पढ़ा है वो मलाशय या रेक्टम के बारे में पढ़ा है। तो ये जो 6 अंग हैं वो किसके अंग हैं, पाचन तंत्र के अंदर काम आने वाले 6 अंग हैं जिसके बारे में अपने पढ़ा। और तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में कि कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कार्य करती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।